हम्म, 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 हम्म। जी नमस्कार, सभी का स्वागत है बहुत बहुत अध्ययन मंत्र में। और भाई एस्टेट की जिम्मेदारी मुझे दे दी पहले दिन की है। तो चलिए भाई जल्दी से आ जाइए। और हिंदी में कुछ प्रश्न करने जा रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। ठीक है, प्रश्न क्या कर जा रहा हूं दे दूंगा। तो देखिए इसका स्तर मैंने खूब देखा, हरियाणा टेट का अच्छा स्तर ही पेपर का आता है, खासकर हिंदी में। तो चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहा हो कोई, चाहे पीजीटी की हरियाणा में, चाहे पीआरटी की, हिंदी आनी है। हिंदी के प्रश्न देखिए तो लगभग करीबन 5 या 6 प्रश्न मैंने हरियाणा टेट के ही उठाए हैं और कुछ प्रश्न मैंने अपने दिए हैं। तो जल्दी से शुरू करेंगे इस सेशन को। और आज आ जाइए और फिर फटाफट शुरू करते हैं। जी कौन है? वेरी गुड, ऑनर ऑफ नर्कलोक, श्वेता, पूनम, ज्योति। ठीक है, चले तो शुरू करें, जल्दी जुड़ें। 5 मिनट देता हूं ताकि आ जाएं और फिर उसके बाद शुरू करें। थोड़ा सा आज समझ के करेंगे क्योंकि प्रश्न का स्तर ठीक रहता है हरियाणा टेट में है। रेनू, चॉइस एज योर। अच्छा, हेलो हेलो, स्वागत है। हरीश जी, पूजा जी, ठीक है। बस एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है, दिख रहा हूं और बोर्ड क्लियर है तो शुरू करते हैं। आवाज़ क्लियर है तो चलिए भाई पहला प्रश्न ला रहा हूं मैं। आपके कमेंट और खोल लूं, फिर इसके बाद देखेंगे। आज ये भी देखेंगे कितने बच्चे हैं क्लास में। क्लास शुरू हो जाएंगी, मैथ्स की भी शुरू होगी धीरे धीरे आपकी, और सभी सब्जेक्ट्स की देना शुरू कर देंगे हम। बस इस क्लास में आते रहो, इंपॉर्टेंट क्लास है ये सभी के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करने जा रहा हूं, बताइए। हरियाणा टेट के लिए वेरी गुड, शाबाश बेटा। देखिए ऐसा ना लगे कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं देने का प्रयास कर रहा हूं, बस थोड़े से प्रश्न है उसे समझाने की बात करेंगे। और तुम एक काम करो, ये मान के चलो एस्टेट में हिंदी ये वाले जो आज 10-15 प्रश्न ला रहा हूं वो तुम्हारे लिए। तो शुरू करें, चलिए देखिए पहला प्रश्न बताओ बहुत ध्यान से, बड़ा थोड़ा सा सही से प्रश्न रखें आज मैंने, क्योंकि पहली क्लास है तो ये मत मानकर चलना बहुत मुश्किल दे रहा हूं, खिलवाड़ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, इसलिए प्रश्न का जैसा पेपर देखा वैसे ही रखा है मैंने। चलिए नमस्ते, स्वागत है। फेनमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योनित यादव, कपिल प्रजापति। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ज्योति, कब किया डीएड? चलिए बताते रहो, एक दूसरे से बात भी करते रहो। आप देखो ये है स्पेशल एस्टेट के लिए। हाँ देखिए, हम लोगों ने अध्ययन मंत्र ने ये डिसाइड किया है कि आपके लिए हम प्रश्नोत्तरी लाएंगे और उसके थ्रू कोई कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और ऐसा सिर्फ हिंदी की नहीं आएगी, कल शायद किसी विषय और की आएगी, मैथ्स की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, जीके की भी शुरू करेंगे। तो आपके लिए हम जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा तब तक हम देना का प्रयास करेंगे। इसके लिए रोहित सर धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह से करा। तो चलिए भाई सी उत्तर दे रहे हैं आप। ध्यान बेटा देखिए, क्यों ना इसे ध्यान से पढ़ा जाए। कभी सुना है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, म्याप्राण, वर्ण पे मैंने प्रश्न देखे। ये प्रश्न मैंने अपना दिया है, जबकि एस्टेट के मैं बता दूंगा जो एस्टेट में आ चुका है वो अलग है। ये इस तरह का मैंने प्रश्न बनाया, उसी को देख के कि वर्ण पे प्रश्न है। आसान था, अपनी तरफ से थोड़ी सी मुश्किल बना के दिया है, जबकि ये इजी है। लेवल मत देखो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का लेवल हिंदी में अच्छा ही है। तो वर्ण पे प्रश्न लाया हूं बस मैं। समास पे प्रश्न है, संधि पे प्रश्न है, वाक्य पे प्रश्न है, सर्वनाम पे प्रश्न होगा, बहुत सारे सी। चलो तो देखिए, स्वागिता साहो का आया बी, सी, डी, ए। मैं फिर एक बात कहता हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गलत करो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये चाहता हूं कि आपका गलत हो जाए। मेरा मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को सीखो, अघोष अघोष। तो चले भाई देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूं इसका। मुझे नहीं पता लेकिन मैं ये जानता हूं, सुनो भाई देखिए, मैं ये जानता हूं कि बी जो है वो सघोष भी होता है। कैसे, अभी बात करूंगा मैं, आज इसे समझाऊंगा थोड़ा सा भाई। कई बार ना सिर्फ ऐसे नहीं, उत्तर ना पता बी सही है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए सघोष होता भी, बात करेंगे कैसे सघोष है। एक ओष्ठ है, ब कहूंगा, ब होठ बंद करके ही बोलोगे, ओष्ठ भी है। पर देखिए महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण होता है। ये कैसे डिसाइड करोगे? उत्तर भी है। तो चलो मैं तुम्हें तो ना कुछ चीजें दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एक ध है, ब है, च है, छ है। ऐसा करता हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात। मेरे पास जगह नहीं है, मैं करने जा रहा हूं। इतना तो अंदाजा ये अक्षर पूछे गए है ना। पहली बात एक बार बताओ, प्रश्न को देखना, मैं अपने तरीके से समझाता हूं मैं कैसे देख रहा हूं। ये स्वर है या व्यंजन है? इतना तो अनजान है, ध से धनुष, ब, च, ख, ये सारे व्यंजन है। और व्यंजन है ना, तो देखिए शुरुआत व्यंजनों की कहां से होती है, थोड़ा समझेंगे इसे, फिर करूंगा मैं इसे। सुनो इसे, व्यंजन जो होते हैं वो क से शुरू होते हैं और स्वर जो होता है वो अ से। हमारी हिंदी में पहले स्वर है फिर व्यंजन है। और क, ख, ग, घ, अंग,
ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं च छ ज झ च छ ज झ 4, ठीक है, ठीक से लिखने पड़ेंगे। रुको भाई, रुको, देखिए च छ ज झ इया, सुनते रहिए। फिर है ट ठ ड ढ ण। अरे स्पर्श व्यंजन सुने होंगे आपने, 25 हैं, अभी तो 15 ही हुए हैं, ठीक है। च छ ज झ ण। फिर है त थ द ध न। देखिए मुझे ना पहले वर्णमाला याद नहीं थी, तो मेरे सर ने तो मुझे कचट तब सिखाया और कहा ये जो क च ट त और एक प भी सिखाया, प, और फिर ये वाली लाइनें मुझे खुद याद हो गई। प के बाद फ ही आएगा क्योंकि होठ से बोले जाएंगे, प फ ब भ म, है ना, प फ ब भ म। थोड़ा से ध्यान से सुनना। और फिर मुझे ऐसे भी कहा, देखिए सुनिए, मैं कोई बात नहीं करूंगा ज्यादा, बस समझिए। मुझे कहा ये प्रथम वर्ण है, फर्स्ट कैटेगरी के अक्षर ये सारे हैं, सेकंड के ये हैं, तुम जानते हो, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है। क्यों ये क्यों बता रहा हूं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इसमें मुझे सगोश अघोष की बात करनी है। थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये पेपर आ गया तो इसे सीखना पड़ेगा। 25 वर्ण है, तुम भी बताते जाना। फिर अचानक किसी ने मुझसे कहा भाई एक अघोष होता है और एक होता है सघोष। मुझे इसमें ज्यादा बात नहीं करनी, पर परिभाषा ये दी कि ऐसे वर्ण जब बोले जाएंगे तो बोलते समय जिनमें कंपन ना हो, घोष माने कंपन, कंपन ना हो वो अघोष हैं, और जिनमें कंपन हो वो हैं सघोष। जैसे देखिए सुनो, जैसे अघोष अगर इन्हीं में पूछो तो कौन से वर्ण हैं, शुरू से चलो, एक पहली कैटेगरी के और दूसरी कैटेगरी के वर्ण अघोष होते हैं, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैटेगरी के सघोष होते हैं। जैसे बोलो ना क ख, इसमें कोई कंपन नहीं होती, क ख, और जैसे ही बोलोगे ग तो कंपन शुरू, ग घ अंग, अंग में नाक तक बोले यहां से जाते हैं और अंदर से नाक से निकलने शुरू करते हैं। जैसे देखिए च छ ज बोलोगे तो गरगराहट शुरू हो जाएगी, ज झ ऐसे निकलता है। ट ठ कोई कंपन नहीं है, ड ढ ढ कोई नहीं। अभी देखते रहो, तुम ऐसे ही पढ़ना, कंफ्यूज अभी क्लियर करेंगे हम लोग। अरे तुमने इसमें से कई पढ़ा है। लेकिन अघोष अघोष नहीं होते, कुछ होते हैं अल्प प्राण। सुनो भाई, एक अल्प प्राण भी है और एक महाप्राण है। मैं महा और अल्प लिख रहा हूं, कहते हैं महाप्राण अल्प प्राण में भी इन वर्णों को छांट सकते हैं। कोई नहीं, समय लग रहा है, देखें आप। अल्प प्राण वो ध्वनियां हैं जिनमें कम वायु निकले, जिनमें कम दबाव लगे, और महाप्राण वो हैं जिनमें वायु ज्यादा निकलती है। जैसे देखिए क्या लिखा है, क, फिर अचानक बोलूंगा ना ख, ऐसा लगेगा बाहर की तरफ दौड़ाया, क ख ग घ इया, है ना। तो तुम इतना ध्यान रखना, अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है कि अघोष अघोष में सीरीज चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें एक का गैप छोड़ देते हैं। यानी अल्प प्राण कौन से होते हैं, फर्स्ट, दो छोड़ दो, फिर तीसरा थर्ड, और फिर फिफ्थ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसे समझ लो, जिनको नहीं आता उन्हें समझा रहा हूं। और महाप्राण दो है, महाप्राण ध्वनियों में वायु का वेग ज्यादा होता है, अल्प प्राण की ध्वनियों में वायु का वेग ज्यादा कम होता है। कोरोना काल में हमारा थूक भावां तक ना पहुंचे, इसलिए महाप्राण ध्वनियों को नहीं बोलना, अल्प प्राण को ही बोलो, ऐसा बताते हैं कई लोग। अब सुनिए, सुनो, बात ही आई ध, पहचान लो ध। अरे ध से धनुष तो ये रहा। इनमें एक चीज और सुन लो अभी, कोई नहीं, अब फिर सुनो। लेकिन ये तो अल्पप्राण महाप्राण हुआ, इन्हीं फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है, इनमें उच्चारण जब करते हैं तो कोई कंठ से निकलता है, कोई तालु से। और शुरू का कंठ है, पहले कंठ है, गले से निकलता है, फिर है तालु, तालवे से निकलता है, तालु, फिर है मूर्धा, ऐसे कर लेना। और ये सारे कंठ हैं, ये याद रखना। मूर्धा माने मसूड़े, जीभ मसूड़ों पे टच करके साउंड बाहर निकलती है। जैसे मैं बोलूँ ना ट, तो जीभ ये रही, कहते हैं जीभ का जो फ्रंट पार्ट लगेगा ना वो मसूड़े पे लगता है, जीभ का जो बीच भाग है वो तालवे पे लगता है, ऊपर वाले हलक, और पीछे कंठ होता है। तो कंठ तालु मूर्धा, फिर दांत आ जाते हैं। त दंत ध्वनि है, त बोलोगे तो दांत पे जीभ लग जाएगी। आज सुबह बता रहा था मैं, दंत है ना, दंत। और प जो है वो ओष्ठ ध्वनि है। अब सुने भाई, मैंने तो लिख दिया, तुम्हें शायद समझ में इधर दिख रहा हो या नहीं, देखो एक एक करके पढ़ी लो, कोई नहीं समय लगे। मुझे बताइए ध, ध से धनुष है, ध ये रहा, ध दंत ध्वनि है दंत, पर ध महाप्राण ध्वनि है, क्योंकि महाप्राण चौथा है, महाप्राण है। पर क्या सघोष है? और ये सघोष भी, सघोष है अघोष, सघोष भी है, क्योंकि शुरू की दो ध्वनियां अघोष होती है और बाद की सघोष। तो ये तो सही है। पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो देखिए मैं एक ही कर रहा हूं, ब को दिखा देता हूं, तुम खुद पढ़ लेना सभी। देखिए ब सघोष है, सघोष वो है जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। ब कहां है, ये रहा बा थर्ड है, सघोष तो है भाई, यानी ये तो सही है।
ओष्ठ है, बिल्कुल ओष्ठ है, ओष्ठ प फ ब ब म, ओष्ठ माने जो होठ से बोले जाएंगे, तो ये भी सही है। पर देखिए ब महाप्राण ध्वनि नहीं है, क्योंकि महाप्राण ध्वनि ये लिखा महा, दूसरी और चौथी है, दूसरी और चौथी होगी, पर ब तो तीसरे में आता है। तो आंसर क्या जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया भाई मैंने, ज्यादा समय ले लिया, लेकिन ब में कौन सी, अगर पूछा ना इनमें से कौन सा नहीं है, तो ब जो है वो महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये गलत था। इसमें अध्ययन मंत्र कॉन्सेप्ट पर शो नहीं हो रहा है, नहीं बड़ी, कैन यू टेल, क्या कनेक्टेड पर, कनेक्टेड ऐप पर तो हो नहीं रहा, लेकिन इसे ध्यान रखिए, ये कनेक्टेड हो गया तुम्हें, ये तो समझ में आया। चलिए हो गया क्लियर। तुम्हें तो कुछ भी पूछ लेगा कोई भी अल्फाबेट देखे तो देखिए भाई कोशिश की गई, तो मैं से ध्यान रखो। कई बार सुनो, सब कुछ पता है, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये प्रश्न कई बार किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा होगा। क्यों नहीं पूछेगा, वो महाप्राण है, अघोष है या कंठ ध्वनि है, ख कंठ भी है, महाप्राण है, फर्स्ट सेकंड है महाप्राण है, ठीक है ना, सेकंड वाला महाप्राण होता है, और अघोष तो है ही पहले दूसरा है, तो ये भी देखो, क्यों ना इसे भी पहचानो आप। चलिए थैंक यू, आपने इतना समझा, ठीक है, लेकिन अब समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अब आसान है। पहला प्रश्न ऐसा ही रख के बनाया, ये दूसरा प्रश्न है, ये भी एस्टेट में तो नहीं आया पर बनाया, बड़ा आसान से, समझ गए ना, समझ के तुम्हें पता ही था, कुछ बच्चों को नहीं पता, उन्हें समझा रहा था, बस ये समझ लो। चलिए बताइए, भाववाचक संज्ञा, चलो इसे बताओ, अपने आप ही बता दो, थोड़ा सा बनाया नया सा प्रश्न, बताइए भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, जबकि मैंने एक सेंटेंस दिया, मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और शालीनता से बहुत प्रभावित हूं, इधर बहुत भी लगा रहा हूं, बहुत प्रभावित हूं, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। सज्जनता, उदारता, माधुर्य या प्रभावित, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, डी। दूसरा प्रश्न दीजिए, समझेंगे, अगर मिक्स ऑप्शन आए तो ज्यादा समझेंगे, और सारे क्लियर हो जाएंगे तो बढ़िया है। महाप्राण अल्पप्राण ध्यान रखोगे, उच्चारण भी जरूरी है बेटा, कई बार ना आप सब कुछ सीखो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को ना प्रॉपर वे में सीखो। मैं इतनी चीजें अब भी नहीं बता पाया वर्ण में, जितनी चीजें हैं, कैसे पहचानोगे तो देखते हैं। चलिए डी सी, बड़ी मुश्किल सी चीज है, भाववाचक संज्ञा पूछेगा। एक भाववाचक संज्ञा होता है, सुनो, भाववाचक संज्ञा, एक होता है विशेषण। कई बार तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि संज्ञा से विशेषण कौन सा शब्द बना है, या विशेषण से कौन सा संज्ञा बना है, पर आपको विशेषण और संज्ञा पहचाननी आनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। तो चलिए, बिल्कुल ज्यादातर बच्चों के आंसर ठीक ही आने लगे अब तो, कि डी। चलिए डी, कैसे जज करते हो मुझे तो पता नहीं, लेकिन देखिए यही आंसर है। कैसे लोग बता कैसे करेंगे, जैसे देखिए त भाववाचक है, पर देखिए जरूरी नहीं जिस शब्द के पीछे भाववाचक है, ठीक है ना, जैसे देवता मैं लिखूं तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये तो जातिवाचक संज्ञा है ना, पर कई बार लोग बताएंगे जिसके पीछे त आ जाए, जिसके पीछे त आ जाए वो क्या है, भाववाचक। तुम ऐसे ही करो, लेकिन देखिए अगर कोई मुझसे पूछे ये क्या है, तो देखिए इसमें सज्जन विशेषण, अगर ता हटा दूं, विशेषण क्या होता है, विशेषण ना किसी का गुण होता है। देखिए किसका गुण है, कहते हैं सज्जन व्यक्ति, सज्जन लड़का, अरे लड़के का गुण है। पर भाव क्या होते हैं, भाव होते हैं, भाव प्रकट होते हैं। मुझे बताइए सज्जन प्रकट हो गया, सज्जनता प्रकट हो जाएगी। भाव ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी के गुण, किसी की दशा, किसी की स्थिति को प्रकट करते हैं। मुझे बताओ सज्जन प्रकट हो गया, सज्जनता प्रकट की जाएगी, सज्जनता प्रकट हो जाती है। फील क्या किया जाओ, किसी की सज्जनता फील कर सकते हैं, जो चीज महसूस हो जाए वो भी भाव है। लेकिन आप ऐसे ध्यान रखें, सज्जनता भाव है ना, लेकिन अगर कहें सज्जन, ये विशेषण है। देखिए अगर मैं कहता हूं सज्जन व्यक्ति, मैंने क्या लिखा है, सज्जन व्यक्ति, इस समय ये क्या है, विशेषण। लेकिन अगर पूछे सज्जनता क्या है, भाव। भाव ऐसे शब्द होते हैं जो प्रकट होते हैं, कोई उसे महसूस भी कर सकता है, लेकिन भाव का सबसे आसान तरीका, भाव किसी के अंदर होंगे, या तो लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग। चलिए देखिए सज्जन व्यक्ति, पर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, सज्जनता, वो उसी की तो अंदर है। भाव किसी के अंदर है और वही चीज हम प्रकट करते हैं और कोई महसूस कर लेता है उसे। किसी के अंदर उदारता होगी, बिल्कुल होगी, भाव है। किसी के अंदर उदारता होगी, उदार व्यक्ति, ये विशेषण है। उदार तो विशेषण है, पर क्या उदारता किसी की महसूस कर सकते हो? मैं कर सकता हूं तुम्हारी उदारता, ठीक है। क्या उदारता किसी के अंदर होगी? क्या उदारता वाकई में महसूस कर सकते हैं? करते हैं हम, सॉफ्टनेस, उदारता महसूस होती है। मैं उदार हूं, ये मेरा गुण है, ये है मेरा विशेषण, पर मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर उदारता है, ये मेरा नेचर है। भाव नेचर को ही तो कहते हैं, और वो प्रकट हो जाता है और तुम महसूस कर लेते हो, है या नहीं है। तो भाव किसी के अंदर है,
भाव, वेरी गुड। देवता भाववाचक नहीं है, देवता तो दिखाई देगा पर महसूस नहीं होता है। देवता जातिवाचक संज्ञा है। माधुर्य किसी के अंदर है, माधुर्य सुंदरता को ही तो कहते हैं। लेकिन देखिए मधुर से माधुर्य बनाए, मधुर गीत, पर गीतों में माधुर्य है या नहीं है, उनका भाव है। लेकिन देखिए प्रभावित, मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहा हूं, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है। गुण वो होता है जिसके साथ कोई संज्ञा जुड़ जाती है, सज्जन व्यक्ति, पर इसके साथ वो नहीं होगा। लेकिन देखिए प्रभावित कथन, प्रभावित व्यक्ति, प्रभावशाली, ये भी विशेषण है, प्रभावित विशेषण है। और जब कुछ समझ में ना आए ना, विशेषण पहचानने की बात कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता आपको समझ में आए, लेकिन कई लोग ऐसे बताते हैं या के ऊपर रह रहा है, ये भाव है, ऐसे पहचान लो, चाहे ता है तो भी पहचान लो, त ये भी ता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, भाव किसी के अंदर होगा, माधुर्य होगा किसी के अंदर, ठीक है ना, उदारता होगी ये, लेकिन ये विशेषण है मान लो। और ये कैसे पहचानोगे? प्रभावित कथन, प्रभावित वार्ता, है ना, ऐसे पहचान लो। लेकिन एक काम करना, जब भी किसी शब्द के पीछे प्रत्यय इत निकल जाए, क्या प्रभाव इत है या नहीं है, इत शब्द हमेशा दिखे ना, वो पक्का विशेषण होगा। जैसे कभी सुना है आपने विकसित, विकास और इत निकल रहा है, विकसित देश, है ना, देशों की विशेषता है। प्रीवियस पेपर ही लाए हूं बेटा इसमें, लेकिन देखिए 2-3 चीज दी, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन निकल गया। ये बात क्लियर है तुम्हें? ध्यान रखना। लेकिन भाव ऐसे शब्द हैं जो किसी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, चलिए बताइए किस विकल्प में नाम धातु क्रिया, ये तीसरा प्रश्न दे रहा हूं, बताइए। ये एचटेट में आया, पीआरटी में, बताइए भाई किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है, जल्दी से करें, एचटेट के लिए ही बना रहा हूं, समझें। भाव, देखिए भाई भाव डर है, डरपोक दिखाई देगा, रमेश डरपोक है, डरपोक व्यक्ति ये विशेषण है, पर डर उस व्यक्ति के अंदर है, भावना अंदर होंगे, उदारता किसी के अंदर होगी, ऐसे क्यों नहीं पहचानते? और विशेषण अगर है तो उसके साथ संज्ञा फिट कर लो। काली विशेषण है, काली कमीज, काली शर्ट, पर कालापन इस शर्ट के अंदर है, कालापन भाव है, काली विशेषण है, विकसित विशेषण था। वेरी गुड। चलो बताओ इसे, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया, जरा पहचान लो। मैं अब आसानी रखूंगा और एक्सप्लेनेशन भी कम ही रखेंगे। देखते हैं, पहले तो तुम आंसर बताओ इसका, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? चलिए देखें कितने बता पाएंगे। एचटेट में ये आया है, ए, किस शब्द में नाम धातु क्रिया? क्या होती है नाम धातु क्रिया? भैया नाम धातु क्रिया मैंने ऐसे पढ़ा, धातु माने तो खुद क्रिया है, धातु क्रिया के शब्दों को ही कहते हैं। क्रिया का असली रूप क्या कहता है, मूल रूप क्या होता है? धातु। देखिए धातु क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे चलना, क्या ये क्रिया है? क्या बिल्कुल क्रिया है। और अगर इसमें से मैं ना हटा दूं तो चल क्या है? ये है धातु शब्द। क्रिया का जो असली रूप है भाव है, धातु कहते हैं। जैसे देखिए इंग्लिश में बताओ, कोई मुझसे पूछे गोज, इंग्लिश में क्या ये वर्ब है? हाँ जी वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, गोज। अरे गोज ईएस लगा देते हैं भी तो वर्ब है, पर इसमें रूट वर्ड क्या है, ओरिजिनल वर्ड क्या है? गो ही तो है या नहीं है? तो ये भी हमारा रूट वर्ड है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और उसमें ना प्रत्यय जुड़ा तो क्रिया बनती चली गई, है या नहीं है? तो धातु शब्द। अब धातु खुद ही क्रिया होती है, उससे ही तो क्रिया बनी है। तो क्रिया भी कौन सी, धातु कौन सी? नाम धातु। तो बताओ, ए, बी, पता नहीं, बी कह रहे हैं। तो सुनो भाई, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं बाद में, पहले से समझो। नाम माने संज्ञा, और असली में ना कई बार क्रिया जो बनी है धातु शब्दों में जुड़कर बनी है, पर कई बार क्रिया धातु शब्द में जुड़कर नहीं बनी। किस किस में जुड़कर बनी? अरे क्रिया हमेशा जब भी बनी तो जो धातु शब्द था, जो ओरिजिनल वर्ड क्रिया का था, उसमें जुड़कर बना है ना प्रत्यय, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्रिया के शब्दों में ही क्रिया जब बनी तो धातु शब्द ओरिजिनल वर्ड में जुड़कर नहीं बनी। किस में बनी? संज्ञा। सुनो अभी कराऊंगा। संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, सुन लो अभी, और एक है विशेषण, पढ़ा होगा आपने। कहते हैं ऐसी क्रिया हमेशा कुछ प्रत्यय से जुड़कर बनी है। ऐसी क्रिया जो किन शब्दों में लगेगी? धातु में नहीं, किस में लगेगी? संज्ञा में, संज्ञा के शब्दों, सर्वनाम के शब्दों या विशेषण के शब्दों, उनमें जुड़कर बनेगी, वो होती है नाम धातु क्रिया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैं पहले सीधा आंसर बताऊंगा इसका। एक काम करो, एक शब्द देता हूं मैं तुम्हारे सामने। देखिए एक शब्द है बहुत अच्छा सा, कौन सा संज्ञा का देना चाह रहा हूं मैं। चलिए देखिए एक काम करो, कभी तुमने सुना है, अगर मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड दूं, शर्म, चलो ये देखो, पता नहीं बता पाओगे नहीं, हालांकि देखिए, अच्छा ये देखिए इजी वर्ड अब आया, हाथ। कोई पूछे मुझे संज्ञा है? हाथ, हाथ, पैर, मुंह, नाक, टांग, कान, चश्मा, संज्ञा ही तो है।
जो दिख गया वो संज्ञा है, शरीर के अंग संज्ञा ही माने जाते हैं। कहते हैं हाथ ये संज्ञा था, इसमें एक वर्ड हमने जोड़ा आना, ये क्रिया लगाई और इनको मिलाकर क्या बना दी, हथियाना। और किसी ने मुझसे कहा कि भाई अभी तुम बता रहे थे चलना, सुनो, कहते हैं इसमें अगर मैं ना हटा दूं तो ये रहा शब्द चल, चल ना संज्ञा है ना सर्वनाम है ना विशेषण, ये धातु शब्द है। चल में कभी कभी क्रिया प्रत्यय लगने से बनी, लेकिन किसमें, सिर्फ धातु शब्द में, पर कभी कभी धातु शब्द नहीं था। कितने बच्चे जानते हैं हाथ आना, क्या इसमें हथियाना हाथी तो है। किसने कहा 60, सुना है कभी तुमने 60? जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो विशेषण होते हैं, कभी सुना है संख्यावाचक विशेषण? 60 व्यक्ति, विशेषणता ही तो प्रकट कर रहा है 60, लेकिन इसमें मैं अगर आना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, सठियाना। क्या इस वाले वर्ड में कोई तुमसे ये नहीं पूछ सकता कि बताइए भाई इसमें ये धातु शब्दों में जोड़कर बनी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण? अरे ये तो विशेषण में जोड़कर बनी है या नहीं है? तो जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़कर बनेगी उसी को तो नाम धातु कहोगे। अब ध्यान से सुनो, मैं अब कर रहा हूं। कितने बच्चे ये जानते हैं क्या लिखा है, गरमाना। आना वर्ड निकाल लेते हैं कई लोग, आने वर्ड से पहचान लेते हैं। सबसे अच्छी पहचान है तुम आना निकालो कि इसमें से आना निकलेगा पर इसमें से वाना निकलेगा, आना नहीं, इसमें से आना निकल जाएगा। लेकिन जब आना हटा दो तो 3 में से एक होना चाहिए, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, है ना। एक वर्ड निकल जाए गर्म, क्या विशेषण है? गर्म चाय है ना, गर्म कुछ भी हो सकता है, गर्म चाय, गर्म दूध, क्या ये दूध की विशेषता प्रकट करेगा नहीं करेगा? क्या ये नाम धातु क्रिया बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, है या नहीं है? तो गर्म आना, मैं तो यहां, और देखिए ना हटा दू उठ, ये तो क्रिया ही है, उठना, ये विशेषण है ही नहीं, ना संज्ञा नहीं है, तो ये तो वैसे ही गया। अच्छा बताओ, खिलवाना, जिसमें वाना निकले ना, एक होती है प्रेरणार्थक, करवाना, खिलवाना, मुझे खाना खिलवाना है, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित की जा रहा है इस क्रिया में। पता ये कौन सी क्रिया है? ये है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। ऐसे ही पहचान लो, खेल, खेलवाना, तो खेल जो है संज्ञा थोड़ी ना है, ये नाम धातु क्रिया में तो होगी नहीं। क्लियर हो रही है बात या नहीं? नेक्स्ट नहीं, रुको अभी तुम थोड़ी सी दी। एक चीज और देखो, धड़धड़ाहट, मैं बस नाम लिख रहा हूं बच्चे, नेक्स्ट जा रहा हूं। सुनो, ये तो नाम धातु क्रिया ये है ना, ये प्रेरणार्थक है। और कोई पूछे ना ये वाली क्रिया, क्या इसमें 2 शब्द रिपीट हो रहे हैं? इसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया, कभी आए, ठीक है। तुम्हारा आदेश सराखों पर तुम कहोगे जल्दी करेंगे तो जल्दी करेंगे, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों में बताया जाए। लेकिन आसान प्रश्न था। कितने प्रश्न हुए? 3। जो मैंने 2 प्रश्न दिए वो थोड़े टिपिकल थे, ये स्टेट में आया था पीआरटी में। चलिए हो गया ख़त्म, सही है, ये थी। और फिर मैं एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा। देखो एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, नहीं तो चलो एक इसे बताओ। अब समय नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रामर का पक्ष आता है, चाहे क्रिया आ जाए चाहे सर्वनाम आता है, वो पूछा जाता है। हो गए बच्चे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्लियर हो गया आपको। सर इसमें गर्माहट निकलेगा, गर्म, वेरी गुड। एक प्रश्न और बताना, जैसे मुझे देना था इसे ही बताओ। एक काम करो, क्या शर्माना भी नाम धातु क्रिया है? शर्माना, आना निकल रहा है, हाँ, लेकिन आना तो निकल गया, पहला शब्द क्या निकलेगा इतने जानते? शर्म। कितने बच्चे जानते शर्म भाव है, संज्ञा ही तो है, हमारे अंदर शर्म है, शर्मिला विशेषण है पर शर्म भाव है। अगर संज्ञा का वर्ड आएगा तो भी नाम धातु क्रिया है ये। चलो बताओ, आंसर देख रहा हूं तुम्हारे। अब मैं ए ए ए ए ए कठोर, वेरी गुड, शाबाश। मुझे लगा था ये मुश्किल है, लेकिन देखिए किसी ने बी भी उत्तर दिया। अब सुनो भाई, गलत अगर स्टेट में हुआ, कई बार मैंने देखा है कि संधि का प्रश्न बहुत मुश्किल से दिया गया, संस्कृत की संधि उठा के देते हैं कई बार, पर संस्कृत संधि तुम ठीक कर सकते हो, संधि के नियम टिप्स पे होंगे। पर एक चीज चली जाएगी बच्चे, पर्यायवाची चला इसलिए जाएगा, पढ़ाए तो ठीक है, लेकिन क्या टटोलना आता है? इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, किसका अर्थ, परक क्या है ये? तो देखिए भाई कुछ चीज याद रखना, पुरुष नहीं है, ये लिखा है परुष। परुष माने होता है कठोर, परुष माने क्या होता है? कठोर, निर्दयी, परुष, ठीक है या नहीं है? तो उत्तर ये ध्यान रखना, कठोर या निर्दयी भी कह सकते हैं आप, ठीक है या नहीं है? इसे ए ही सही है, परख नहीं है ना, पुरुष, पुरुष तो बिल्कुल ही अलग है, प्रणाली भी नहीं है, तो आंसर क्या है? ए। पर्यायवाची को तो याद ही करना पड़ेगा, कितने नामों से जानोगे ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे? तो ये हो गया, देखिए परश, कठोर, कर्कश, ये इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है या नहीं है? निर्दयी, ये इसके पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखना इसे। कर्कश भी हो सकता है, ठीक। उग्रतापूर्ण भी हो सकता है, मैं लिख देता हूं, उग्रता
पूर्ण, ये याद रखना कुछ परिभाषाएं। कितने प्रश्न है? 4। फिर मैं कह रहा हूँ ये हम आपके लिए बना रहे हैं, हिंदी या और भी सब्जेक्ट आएंगे तो हमारा साथ भी दिया करो आप थोड़ा सा। अरे तुम्हारे लिए तो एक्सप्लेनेशन चल रहा है, हो सकता है कई बार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो बर्दाश्त ही कर लो। चलिए, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है? एचटेट का पेपर है, टीजीटी में आया, बताओ। ये टीजीटी में आया भाई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कम से कम 7 या 5 प्रश्न और 6 प्रश्न में एचटेट से ही लाया हूं। रूखा वृक्ष को कहते हैं, कठोर को नहीं कहते भाई। रूखा, रूखा नहीं कहोगे आप, वृक्ष नहीं कहोगे। एचटेट की तैयारी करना शुरू कर दो और सुनो, अच्छे ही प्रश्न लाएंगे आपसे। मस्त पढ़ाता हूं मैं। मस्त पढ़ाते हो सर जी, प्लीज, धन्यवाद। किसने कहा है? प्रीता ने। चलिए, बी 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 बच्चे आपके लिए है सब कुछ। चलिए, बी है, बी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। इन चीज़ों में कई बार आप फंसते हैं। आज से ही शुरू कर दो। हिंदी हमारी मदर टंग है, जुबान पे रखी, हमारे ब्लड में है, तो उड़ेलना शुरू कर दो उसे कैसे ही। सूर, सूरदास, सूर, सूर्य को भी कहते हैं। कई बार आएगा, सुनो, सूर, क्या ये एकार्थी या अनेकार्थी? सूर, सूर तुलसी ससी, कहेगा नहीं कहेगा? सूर सूर्य है, सूरदास तो सूर्य है, लेकिन तुलसी चंद्रमा है। सूर्य के 2 अर्थ हो सकते हैं, सूर्य को भी सूर्य कहते हैं और सूरदास को भी सूर्य, ये माना गया है ना। लेकिन देखिए, सूर और क्या लिखा? कृत। कृत माने किया गया, कृत माने रचित। अगर तुम पूछोगे ना, अरे यार देखिए, कृत का अर्थ जानो। कृत माने किया हुआ, रचित, सूर के द्वारा कृत, सूर के द्वारा रचित। क्या करोगे? सूर से रचित, सूर से रचित। कहते हैं किसी भी समास को अगर खोलेंगे, सूर से रचित, अगर किसी समास का विग्रह किया जाए और बीच में कारक चिन्ह की विभक्ति हो, कारक चिन्ह आ जाए, तो कौन सा है? तत्पुरुष। पता ही है नहीं पता? लेकिन तत्पुरुष की एक पहचान और है, जिसका पहला नहीं दूसरा वाला पद प्रधान हो। सूर कृत का मतलब सूर नहीं है, सूर के द्वारा रचित जो चीज है उसी को कहा जाएगा। निष्ठुर, कठोर, बिल्कुल निष्ठुर कह सकते हैं आप। वेरी गुड। कौन है? वत्सला तिवारी जी, धन्यवाद। ऐसे आप बताया करो, सब बच्चे ऐसे पढ़ना शुरू करो। हिंदी मुश्किल भी पड़ती है वो इसलिए क्योंकि हम आपस में डिस्कशन कम करते हैं। मैथ्स में भी डिस्कशन चाहिए, लेकिन कई बार हिंदी में, भाषा में बच्चे डिस्कशन ना होना तो उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। और मैंने देखा है क्लास में आके, मैं इसे हल्का करूं तो बेकार हो जाती है। चलिए देखिए, मैं इसे छोड़ दूं। आजीवन, जीवन तक, आ का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई बार आजीवन, जीवन तलक कहते हैं। अगर उपसर्ग दिखाई दे, अव्यय शब्द दिखाई दे, तो अव्यय भाव समास है। ये कौन सा समास है? अव्यय भाव। ये कौन सा है? तत्पुरुष। रामोपासक, राम का उपासक, ये भी तत्पुरुष हो सकता है। पर नील गगन, कैसा गगन? नीला गगन। क्या ये विशेषण की ये विशेषण विशेष है या नहीं है? नील गगन, काला गगन, नीला गगन, क्या नीला गगन की विशेषता बता रहा है? अरे नीला गगन है या नहीं है? तो जिस समास में विशेषण विशेष्य हो, कर्मधारय। पर इसे ऐसे भी ब्रेक कर देते हैं हम। कर्मधारय कैसे करोगे? किस समास में कर्मधारय? नीला है जो गगन। क्या आसान प्रश्न नहीं था? मैंने नहीं बनाया, एचटेट में आया। लेकिन एचटेट में बहुत मुश्किल प्रश्न भी दिए, अभी आगे आएंगे। तो जब किसी समास का विग्रह करने पर तुम है जो बीच में आ जाएगा तो कर्मधारय लगा दो। लेकिन कर्मधारय की एक पहचान है, विशेषण विशेष्य भी होगा उसमें, उपमेय उपमान भी होगा। कोई डाउट ही नहीं था। कितने प्रश्न हो गए? 5। अव्यय भाव ये रहा, है ना? ठीक, बी उत्तर था। है, चले आगे बढ़े। चलो, तुम्हारे कमेंट अब पढ़ूंगा मैं आजकल ना बस पढ़ाने में मशरूफ रहता हूँ, कई बार कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूरी है तुम्हारे कमेंट। हाँ सर, मेरी हिंदी वीक है। पूजा, तुम्हें हिंदी अच्छी करनी है, खूब प्रश्न पूछो, कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालो, आंसर मिलेगा। सुपर हो सर। कविता रंगा, अच्छा। चलिए बताइए, इनमें से किस शब्द में स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धि है? अब देखिए, असली में इसमें बोल तो दिया किस शब्द में स्वर या मात्रा जैसी अशुद्धि है, पर इसका सीधा सीधा मतलब है किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, कोई गलत लिखा है। अच्छा, वर्तनी अशुद्ध कैसे होगी? कोई बता सकता? कभी पूछा जाए कि वर्तनी की अशुद्धता चेक की जा रही है, वर्तनी की अशुद्धता, तो स्वर और मात्रा की तो हेर फेर होगी, वर्णों की तो गड़बड़ी होगी नहीं होगी? तो साफ ही तो कह रहा है, स्वर को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा, कोई भी ओ की मात्रा लगा दो, ई की, है ना?
बताइए, मात्राओं का तो हेर फेर होता है, तो सही मायने में थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी इसकी। एस्टेट में बस कुछ नहीं करते, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं उसकी, और वो गड़बड़ हो जाती है कई बार, भाषा में ही फंस के रह जाओगे। देखा ही पेपर मैंने ऐसा, आसान से प्रश्न को भाषा को घुमा फिरा के इतना बड़ा प्रश्न बना देंगे, और बड़ी छोटी सी चीज होती है उसमें, अगर देखी जाए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो सही हो जाएगा। अब देखिए सबने ना अहिल्या लगाया होगा, पर देखिए शब्द अहिल्या नहीं है, अहल्या है। अहिल्या शब्द गलत नहीं है, जिजीविषा पढ़ो, इसे सर्च करा करो। देखिए सरोजनी नहीं है, सरोजिनी, ये याद रखो, कई बार स्पेलिंग याद रखो, ये सही लिखा है। गृहिणी होता है, ग्रहणी नहीं होता, तो ये भी सही है। और शब्द सुनना भाई, अहल्या शब्द सही है, ये गलत है, ये अशुद्ध वर्तनी है, कभी स्पेलिंग आए ना अहिल्या, ये गलत है। हमने बोलते अरे एक शब्द था, मैं कई बार बताता हूं, जनता, क्या ये सही है कि हाँ जी सही है, और फिर मैं कहता हूं ये क्या लिखा है कि सर ये जनता लिखा है, और ये क्या लिखा है, फिर अचानक वही बोल पड़ता है सर ये भी जनता, हम जनता ही तो बोलते हैं, जनता घूम रही है, जनता आ गई, पर शब्द जनता थोड़ी ना, जनता है। हमने कई बार शब्दों को ना गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रखा और स्पेलिंग गलत हो गई। सरोजनी ठीक है, गृहिणी ठीक है, अहल्या सही है, गलत प्रदर्शनी नहीं होता। पता क्या होता है, एक शब्द था दर्शन, सुनो भाई, इसमें फिर प्र लगाया और ई भी जोड़ दिया, ये शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी, प्रदर्शनी, अरे है या नहीं है, नी ई यहां लग गया और प्र आगे जोड़ गया, प्रदर्शनी। गलत क्या है बेटा, प्रदर्शनी, ये एस्टेट में आया, यही तो आया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्तनी आ जाए, मुहावरे आ जाए, संधि समास में भी गड़बड़ यही हो रही है, ठीक है या नहीं है। उज्ज्वल गलत है, वर्तनी ठीक करना है तुम्हें, सही है। डी, क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है क्लास, है ना। चलें अगला, ध्यान से देना इस प्रश्न को, ये मैंने दिया है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कि उस गेंद को मत उठाना, उस गेंद को मत उठाना, उस वाली गेंद को। इस वाक्य में जो उस है, इस वाक्य में ये जो उस है, ये है क्या, सर्वनाम है, विशेषण है, दोनों ही है या दोनों में से कोई नहीं। सर जितना प्रश्न सरल है उतना, एक नियम बांध लेना बेटा, जो तुम्हारे लिए मुश्किल है ना तुम उसे धड़ाके से कर देना। अरे जो आता ही नहीं है वो गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आसान प्रश्न है उसे तुम जल्दी लगाओगे और गलत कराओगे ना, वो गड़बड़ करेगा। ऐसा लगता है पहाड़ से टूट पड़ा जब गलत कराते हैं हम, आसान सार कहते हैं यार ये तो सही करते, अरे जो गलत है वो कई बार सही हो जाएंगे, लेकिन जो आसान है वो छूट जाए, उससे वो बहुत दिक्कत होगी। तो बहुत ध्यान से दिया करो, कभी प्रश्न सोच के देना क्या लगाओगे, देखें कितने में। और बता, बड़ी छोटी सी चीज़ है ये, लेकिन इसमें ना यहां देते ही ये कंफ्यूज कर दिया मैंने तुम्हें। दोनों अगर दे दिया तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह गया। कॉन्सेप्ट में मजबूत हो जाओ, जो पढ़ा है वही बताओ, बताइए क्या करोगे, और यही तो कर रहे हैं आजकल। और देखिए अब भी सी दे रहे हैं बेटा, देखिए ना ये दोनों है, ना ये नहीं है, ना ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, सर्वनाम नहीं है, तुम गलती कर रहे हो। अब भी क्या है सर्वनामिक विशेषण, पढ़ा है कभी। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की विशेषता बता देगा तो वो सर्वनाम कहां रहता है, वो तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। कभी पढ़ा है सर्वनामिक विशेषण, अरे कैसे कोई बताएगा कि सर्वनाम क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनाम ही लगाते रहोगे। सर्वनाम नहीं है, गलती कर रहे हो आप, ये है विशेषण। और कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। मुझे मालूम था ये करोगे तुम, इसलिए नहीं कि तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता था। तुम ऐसा कई बार उलझ के, मैं उलझ जाता हूं कई बार, है ना, लेकिन कई बार जो हमने पढ़ा है ना उसको छोड़ देते हैं। उस गेंद, उस गेंद, किस गेंद, चलिए बताइए। एक बार आया था, यह भिखारी, यह भिखारी फिर आ गया, यह भिखारी फिर आ गया, क्या यह सर्वनाम है ना। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की बात कर दे, चलिए देखिए यह की जगह मैं लिखता हूं भूखा भिखारी फिर आ गया, तो ये विशेषण लगा देते हो। और कौन सा, गुणवाचक विशेषण, कहते हो नहीं कहते हो, अरे गुण है या नहीं है, लेकिन जब ये गुण हो सकता तो इसकी जगह सर्वनाम भी रखा गया। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की बात कर दे, बताइए गेंद को मत उठाना, पर कौन सी गेंद, उस गेंद, क्या ये इसकी बात कह रहा है। कभी कभी ये भी हो सकता है गंदी गेंद को मत उठाना, तो गंदी भी विशेषण है। क्लियर हो गई बात, ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनामिक विशेषण था। तो चलो सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नहीं दिया गया, तो विशेषण तो था ही, विशेषण कैसे नहीं लगाया तुमने, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ाता हूं ज्योग्राफी, पर हमारे एक युगेंद्र सर हैं, चार्मिंग एक्टर कहता हूं मैं उन्हें,
वो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, एर्थ, हमने सबके नाम रख रखे हमने टीचर्स के। एक वो भी हैं चार्म, जिनका चार्म कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे हैं वो। चलिए जल्दी से बताएं सर। इंग्लिश में भी ऐसे ही है बेटा। जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश हिंदी में मैंने ज़्यादा अंतर नहीं देखा, थोड़ा बहुत अंतर के साथ साथ पता है सेम चीज़ें। तुमने उसे एडजेक्टिव में पढ़ा है, मैंने उसे विशेषण में पढ़ा। तुमने नाउन में पढ़ा, मैंने उसे संज्ञा में पढ़ा। प्रोनाउन पढ़ रहे हो, मैं उसे सर्वनाम पढ़ता हूँ। वर्ब देखो, जिसे तुम ट्रांजिटिव कहते हो हम उसे कहते हैं सकर्मक, और जिसे तुम इंट्रांजिटिव कहते हो ना हम उसे अकर्मक कहते हो। और सेम है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर ही नहीं है। हिंदी को इंग्लिश से पढ़ो, इंग्लिश को हिंदी से पढ़ो। वेरी गुड, शाबाश। विशेषण था भाई ये। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ये एच स्टेट में आया, ये प्रश्न एच स्टेट में आया। बताइए भाई कौन सा योग रूढ़ है? सी डी। एच स्टेट के पेपर लाने ही पड़ेंगे क्योंकि हो रहा है गड़बड़ सर। न्यू ऐप पर बेटा, न्यू ऐप में तो थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़, ये सारी वीडियो न्यू ऐप पे आ जाएंगी, ठीक है ना। ये सारी कनेक्ट होती चली आएंगी। यूट्यूब की सारी वीडियो तुम्हें क्रमबद्ध दिखेंगी एच स्टेट की। ये तो हम अब फ्री दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, सी कैसे सी है? कैसे सी है? सी नहीं है। एक बार आया राष्ट्रपति। बेटा राष्ट्रपति किसी पद का नाम है, विशेष नहीं है। पद का मतलब राष्ट्रपति की, राष्ट्र का पति को ही राष्ट्रपति कहते हैं, है या नहीं है? प्रधानमंत्री कोई एक नहीं है, 36 हैं। प्रधान है जो मंत्री ही कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सी नहीं है, इसका उत्तर जिसने डी लगाया ना वो सही है, डी। और जबकि दिखना चाहिए था ये चक्षु श्रवा, इसका उत्तर ये नहीं है, ठीक। क्या होता है योग रूढ़? ये बताइए पहले। योग रूढ़ क्या होता है? देखिए चक्षु श्रवा किसे कहते हैं, सुनो। पहले तो एक काम करो, शब्द को रचना बनावट के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार का है। जब शब्द बनाया गया ना, मनुष्य ने जोड़ जाड़ करके बनाया, जोड़ करके उसकी रचना की। और कहते हैं जब रचना कर दी शब्द की तो 3 प्रकार का शब्द हुआ, एक रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। अब सुनो भाई, योग रूढ़ बताना, मैं भी पूछूंगा तुमसे, मुख्यमंत्री जो लगा रहे थे भाई, ये मुझे पता नहीं 15 पीआरटी में शायद 15 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लगभग 20 के आसपास के क्वेश्चंस होते हैं। पर हिंदी है और अच्छी खासी हिंदी है। 15 मार्क्स की है। देखिए 15 नंबर की इंग्लिश है, 15 नंबर की हिंदी है। देखिए भाई, रूढ़ क्या लिखा है मैंने? रूढ़ वो शब्द है जो एक ही है। जैसे देखिए मैं अगर कहूं, चलिए देखिए अगर मैं कहता हूं देश, सुनो ऐसे बताता हूं, देश है ना। कोई पूछेगा शब्द है कि हाँ, वर्ण तो नहीं है, शब्द है, पर ये ऐसा शब्द है जो एक है, ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये एक ही शब्द है। पर इस शब्द में एक शब्द जोड़ रहा हूं, देश तो था, क्या जोड़ दिया? वासी। क्या इस शब्द में कुछ जोड़ दिया गया है? कहते हैं जब कोई शब्द किसी शब्द में कुछ जुड़ जाए तो वो यौगिक बन जाएगा, और जब एक ही शब्द होगा वो रूढ़ है। जो जुड़कर बनेगा वो यौगिक, जो जुड़कर नहीं बना है वो रूढ़, क्योंकि ये एक ही शब्द है या नहीं है? पहली बात। फिर अचानक किसी ने कहा कि देश रूढ़ है कि हाँ, तो बताओ प्रदेश। तो देखिए देश में तुमने फिर कुछ जोड़ दिया। कभी सुना उपसर्ग प्रत्यय, वो यौगिक होते हैं, है ना। समास यौगिक होते हैं, देश का वासी है ना, पर ये रूढ़ समास नहीं होता। सही है या नहीं है? तो रूढ़ एक ही शब्द है। जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा वो रूढ़ है, और जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनेगा वो यौगिक है। फिर अचानक एक देखा योग रूढ़, और योग रूढ़ भी 2 शब्दों से मिलकर बना। जैसे देखिए मैं लिखूं, मैं एक ही शब्द देता हूं, नील कंठ, ये भी तो 2 शब्द, नील माने नीला, कई बार आधे अधूरे शब्द रख देते हैं हम, नीलकंठ। पर बताओ नीलकंठ नीले कंठ को कहते हैं या शिव को कहते हैं? अगर मैं कहूं देशवासी किसे कहेंगे? देशवासी तो देश के वासी को ही कहेंगे। क्या दोनों शब्द का अर्थ लिया जा रहा है? लेकिन कभी कभी 2 शब्द आते हैं, उन दोनों का ना लेकर किसी तीसरे का ही अर्थ ले लेते हैं, कोई अलग ही अर्थ ले लेते हैं। नीलकंठ नीले कंठ को ना कह के किसको कहते हैं? शिव। तो जब 2 शब्द सेम अर्थ देते रहेंगे वो यौगिक है, और जब 2 शब्द सेम अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देंगे वो योग रूढ़ होगा। पहली बात सुनो। लेकिन जो 2 शब्द होगा ही नहीं, एक ही होगा, वो रूढ़। तो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ तो समझ में आया। अब पूछ रहा है योग रूढ़, तो देखिए अहिंसा, अहिंसा जो हिंसा ना हो, दोनों का अर्थ लिया जा रहा है यौगिक। क्या यौगिक है या रूढ़ है? अरे उपसर्ग दिख रहा है तो यौगिक ही है। अब सुनिए, पार्श्विक संधि ऐसे होती है, व में ई की मात्रा है और व में से ई निकाल लेता हूं, और एक कहा तो ये लिखा, इसमें से ई निकाला, और ई अगर मैं निकालूं तो ये व आधा होता है, और व आधा शा में ऊ की मात्रा का काम करता है, और शा में ऊ लगाते हैं, क्या आ जाएगा? पशु। पशुधन एक। पर कितने बच्चे जानते हैं इसमें भी प्रत्यय है? अरे है या नहीं है? तो ये भी यौगिक है।
सर टीजीटी लेवल पर भी 15 ही नंबर की आती है, ठीक है ना। वैसे इसको ना बेटा मैं कंफर्म करूंगा, मैंने पेपर ही देखा, मैंने ये नहीं देखा कि कितने मार्क्स की आ रही है, लेकिन पेपर जानदार होता है। जानदार का मतलब कि मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। सुनो अब, पांचवी ये भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? क्या मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कहते हैं? क्या विशेष को कहते हैं? मुख्यमंत्री जो मुख्य है, जो मंत्री, जो मंत्रियों में मुख्य है, क्या दोनों शब्दों का ही तो अर्थ है? अरे राष्ट्रपति एक नहीं है, 36 हैं, किसी एक विशेष को नहीं कहेंगे राष्ट्रपति, तो ये भी है। पर चक्षुश्रवा पता है किसे कहते हैं? जो कानों से नहीं आंखों से सुनता हो, सांप को कहते हैं। तो आंखों से सुनने वाला नहीं, कौन? सांप। ये तीसरा अर्थ देता है। असली में चक्षुश्रवा किसे को कहते हैं? सर्प को। थोड़ा सा ये ध्यान देना। लंबोदर, हाँ योग रूढ़ है। देखिए भाई सीखना पड़ेगा आपको, मैं ये नहीं चाहता कि आपका पेपर छूटे। इसमें ज्योग्राफी की भी तैयारी होगी बच्चे, होगी क्लास, आप टेंशन ना लो। जब आपके लिए दे ही दिया हमने ये बैच, सबकी क्लास होगी लगातार, आपको कभी कभी 2 भी क्लास मिलेंगी, आपको टेंशन ना लें। कर्मधारय नीलकंठ ना, नीलकंठ को कर्मधारय रखते हैं, लेकिन पहले बहुब्रीहि समास है। कई बार अगर बहुब्रीहि ऑप्शंस में नहीं होता तो कर्मधारय भी रखते हैं, पर नीलकंठ पहले बहुब्रीहि है। कर्मधारय कितने हो गए? देखिए 8 पे पहुंच गया भाई मैं। ऐसे ही पढ़ना है तुम्हें। अब तुम ये मत सोचो कि अरे जब मैं मेंस की क्लास लेता तो भी तो समझाता हूँ, अब तुम्हें जब कोर्स ही लेना इस तरह से कर रहे हैं तो हम पूरा देखो। 9वां प्रश्न बताओ, देखें ये आया स्टेट में, बताओ ध्यान से पढ़ना इसे। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में, यही प्रश्न आया, किस शब्द में विसर्ग संधि? पढ़ो बुक से और फिर इस क्लास में आ जाओ, प्रश्नोत्तर से करेंगे बेटा। देखिए प्रश्न तो अच्छे ही लाऊंगा, और प्रश्न स्टेट का इसी तरह करवा दूंगा मैं, सारे जितने प्रश्न मूल्य में झेलेंगे। मैंने करीबन 7 या 8 प्रश्न पत्र डाउनलोड करें हैं, पर पता है प्रश्न पत्र तुमने देख भी रखे होंगे। एक तो उसे सीखेंगे, 5 प्रश्न मैं भी दूंगा, जिससे तो मुझे ये पता लग जाए तुम्हारी तैयारी है या नहीं है। तो 5 तो मैं अपने लाऊंगा और 5 ये लूंगा, और लाऊंगा जरूर। चलिए बताइए। वेरी गुड, शाबाश। अरे ऐसे ही जोर शोर से आओ आप। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? बी, डी, विसर्ग संधि। डी, डी ब्रेक भी करके दिखाएं जो बता रहे हैं। डी क्या होगा इसका? विच्छेद कर दो। ये भी बताओ कौन सी संधि है ये? डी, वेरी गुड, शाबाश। नाम लिख के बताएं कुछ बच्चे कि ये संधि अगर है, विसर्ग नहीं है, तो स्वर संधि है, और स्वर में कौन सी है ये भी बताओ। चलिए मैं बता देता हूं, सुनो। ये रहा, क्या लिखा है? उत्तर यही है भाई, डी जिसने दिया है वो करेक्ट दिया। कैसे? यशोदा, यशदा। ये ध्यान रखना, इसकी संधि कई बार डीएसएसबी के एग्जाम में बहुत पूछी गई। देखिए ओ हटा दो, क्या हो जाएगा? यश, यशदा। नियम कुछ भी हो ये, पर यशोदा कहते हैं यश को देने वाली, ठीक है ना। यशोदा जानती हो, कृष्ण माँ है ना, क्या दिया नहीं है कृष्ण को? बहुत कुछ दिया, बच्चा ना होते भी इतना पालन पोषण किया। यश को देने वाली यशोदा कहा जाता है, ठीक है या नहीं है? अब सुनिए, विसर्ग संधि है ये। पयोद, पयोद किसे कहते हैं? बादल को, मेघ को। पय माने पानी, पानी को देने वाला कौन है? बादल। वर्षा मेघ कर देता है या नहीं है? इसकी संधि भी कैसी होगी? पय, धन, द, ये रही। ये याद रखोगे तुम, नियम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक काम करो, विसर्ग से पहले 3rd 4th 5th ईयर अलावा आ जाए तो विसर्ग किस में? ओ में कन्वर्ट हो जाता है। पता ही है तुम्हें, ये नियम भी बता देता मैं। एक सुनो, तमोगुण। चलिए पहले एक काम करो, तमोगुण का मैं विच्छेद तो कर रहा हूं। तमय गुण, ये रहा। पर तमोगुण का अर्थ बताओ तुम में से कोई, किसे कहते हैं तमोगुण? मैंने बहुत बार पढ़ा ये, कई बार पूछा जाए ना, अर्थ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तमोगुण का अर्थ बता देगा कोई? तमोगुण किसे कहते हैं? तम माने अंधेरा, खराब गुणों को तमोगुण कहते हैं, है ना। खराब गुण, बेकार गुण, है ना। व्यर्थ गुण को क्या कहते हैं? तमोगुण। ये ध्यान रखोगे। और महादय, महोदय में 2 शब्द हैं भाई, सुन लो। ये विसर्ग संधि नहीं है, एक तो शब्द है महा। एक काम करो, एक लॉजिक दूं तुम्हें, कभी भी तुम्हें पहले शब्द में अगर महा नजर आ जाए वो विसर्ग संधि होगी नहीं, कतई नहीं। मैंने कभी एग्जाम्पल ही नहीं पढ़ा। कभी भी महा शब्द निकलना है ना पहले, कभी भी कोई भी शब्द हो, तो वो विसर्ग संधि का होगा नहीं। मैं ऐसे भी कर लेता था कई बार, ये पढ़ के ही आता है। महा कभी कितने शब्द देख लो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऐसा कौन सा संधि जिसमें विसर्ग भी हुई और महा नजर आया पहले। अब सुनिए, महा और दूसरा वर्ड बनेगा इसमें, और ऊ का मेल होगा, महोदय। बेटा गलत है,
महानुदय वैसे तो सही है, महोदय वैसे तो सही है, लेकिन देखिए इसका कमेंट बता रहा हूं, ये देखिए कंप्यूटर से गलत हो जाता कई बार। वो भी अच्छा हुआ कि आंसर यही है, पर बता क्या प्रश्न था, ये इजी पड़ गया तुम्हें, इसका मतलब उसमें प्रश्न था महोदधी, ये था महोदधी, ये भी गुण संधि और इसमें दो शब्द है, सुन लो, ये शब्द था महोदधी असली में, लेकिन ये कंप्यूटर में हम दे देते हैं प्रश्न दे दो, और वो जल्दी के चक्कर में कंप्यूटर दूसरे वर्ड यूज कर लेता है। अब देखिए महोदधी क्या है, महा और उदधी, क्या लिखा है, उदधी। उदधी कहते हैं उदक माने पानी, उदधी माने समुद्र, महासागर को महोदधी कहते हैं, बड़े सागर को, विशाल सागर को महोदधी कहते हैं। महाधन काल तो मह आएगा, दो विसर्ग आएंगे, चलिए बताइए महानायक में क्या दो विसर्ग नहीं आएगा, कभी देखोगे, ठीक है या नहीं है, मैंने तो बहुत कम पढ़े हैं। डी आंसर था, तो तुम इसे करोगे वैसे ही, लेकिन देखिए बेटा ये वर्ड आया था महोदधी, कभी इसका अर्थ पूछा जाए तो ध्यान रखोगे। चलूँ मैं, क्लास पसंद आ रही है, हिंदी की मुझे आज जिम्मेदारी दी थी, मैं कह रहा था कि मुझे क्यों दे रहे हो भाई, तुम रीजनिंग की मैथ्स की क्लास दो, लेकिन नहीं, तुम लोग हिंदी भी तो आनी है। चलिए लाइक सेशन, चलो अगला बताओ, 10वां प्रश्न, 11 प्रश्न दिए, जरा इसे बताओ, ये एक मेरा प्रश्न है, बताओ, सदा सुहागन रहो, क्या लगाओगे इसे, आशीषात्मक, आत्मा कर दिया है, क बनाओ, आशीषात्मक। अब देखिए मिसप्रिंट यहां हो रहा है, भावनात्मक, आज्ञात्मक, इच्छा अर्थक वाक्य कौन सा है, यही आ जाए, सदा सुहागन रहो, आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को। वाक्य दो आधारों पे पहचाना जाता है, वाक्य दो आधार पे बन गया है, रचना बनावट से ही वाक्य बना है, वो 3 प्रकार का है, सरल, संयुक्त, मिश्रित, लेकिन कई बार वाक्य देखते तो हम उसका मीनिंग निकालते हैं, अर्थ के आधार पर भी वाक्य पहचान सकते हैं। महाउदय, दीर्घ संधि, महाउदय दीर्घ नहीं है बेटा, महाउदय गुण संधि थी, अरे आ ऊ का मेल हो रहा है, महा आ पहले शब्द का आखिरी वाला साउंड, और उदय में पहला साउंड, दूसरे वाले का पहला। चलिए मुझे नहीं पता क्या लगा रहे, ए बी सी डी, कहीं ना आप डिसबैलेंस से हो, सबके ऑप्शंस में ऐसे हैं, तुम सब बच्चों को तैयार करनी है, ये प्रश्न ध्यान रखने हैं। अब देखिए असली में ना इसका उत्तर यही लगाओ, आशीषात्मक कोई वाक्य ही ग्रामर में नहीं दिया, यह गलत है, कई बार हम लिख देते हैं आशीषात्मक, कई बार जैसे हिंदी बनी वैसे ही पढ़ो, क्यों एक्स्ट्रा हम करें, यह है ही नहीं शब्द, आशीषात्मक कोई वाक्य नहीं है, ठीक है, भावनात्मक है नहीं, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाए, और एक इच्छावाचक, फिर कहा गया सदा सुहागन रहो, क्या ये इच्छा है, अरे इच्छा थोड़ी ना, इच्छा तो ये होता है मैं फल खाना चाहता हूं, क्या ये इच्छा है, हाँ इच्छा कर रहा हूं, वो कलकत्ता जाना चाहती है, इच्छा है उसकी है। कई बार जब कोई वाक्य में इच्छा सी दिखने लगे किसी की भी, एक बार आया, ये शायद यूपी में आया, काश मैं भैया को राखी बांध पाती, काश मैं भैया को राखी बांध पाती, इच्छा ही प्रकट हो रही है उसकी, है या नहीं है, तो जिस वाक्य में इच्छा प्रकट हो वो है कौन सा, इच्छार्थक। पर बताइए सदा सुहागन रहो, क्या ये भी इच्छा है, मैं तुमसे कहता हूं, कई बार तुम मेरे पास आते हो, मैंने कहा तुम जीते रहो, ये कह दिया, या ये कहूं भगवान तेरा भला करे, अब मैं लिखता हूं भगवान तेरा भला करे, तो मुझे बताओ ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, या मेरी इच्छा से प्रकट होता है। पता है जितने आशीर्वाद हैं वो मन से ही जाते हैं, आशीर्वाद बद्दुआएं, कहते हैं ना तेरा बेड़ा गर्क हो, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये भी इच्छा ही है, किसी की इच्छा है, तो ध्यान रखना भगवान तेरा भला करे, ये इच्छा है, तो क्या ये भी तो आशीर्वाद दिया जा रहा है, सदा सुहागन रहो, कौन सा है, इच्छार्थक। मैं आपको इस क्लास से एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, ग्रामर जैसे बनी है ना उसे वैसे ही पढ़ें, उसे तोड़ा मरोड़ा ना जाए। कई बार हम प्रश्न पत्र में देखते हैं कि वो टिपिकल तरीके से तो दे रहे हैं पर नियमों से छेड़छाड़ नहीं है, कोर्ट चले जाते हैं लोग नियम से छेड़ के, संधि का नियम कैसे, ये कैसे नहीं लगा, तो इतना ध्यान रखना, इच्छा अर्थक की वाक्य जिसमें इच्छा की जाए। डी आंसर है या नहीं है, बी नहीं है भाई, भावनात्मक ऐसे नहीं है कि इस तरह से जान डालूं, हो सकता है अगर ये ऑप्शंस नहीं मिले तो कई बार बना सकते हैं, ऐसे लोग बनाते हैं, पर ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना, जब भी चलना ऑप्शंस अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा ना तो वही होगा। ये थोड़ा सा मैसेज देना चाह रहा था, कई बार हम बताते हैं। 11वां प्रश्न, 11 प्रश्न करने थे और आखिरी प्रश्न है, ये एस्टेट से उठाया मैंने, पीजीटी से। बताइए भाई, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पढ़ो, उत्क्षिप्त व्यंजन, स संघर्षी व्यंजन, द स्पर्श व्यंजन। सर और करवा दो, और कराऊंगा ना, क्लास ज्यादा आएंगी तुम्हारी एस्टेट की, अब शुरू हो गई ना, अरे अब तो क्लास ही क्लास मिलेंगी तुम्हें इसकी। चलिए
सर रिपीट क्या कंफ्यूजन है? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, दरअसल मैं ये बता रहा हूं, वाक्य जब 8 पढ़ोगे ना तुम अर्थ के आधार पर, तो भावनात्मक कोई वाक्य नहीं रखा गया, ठीक है ना, कोई आशीषात्मक वाक्य नहीं, जो वाक्य रखे गए उन्हीं के आधार पर बताओ। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कोई डाउट तो नहीं है पिछले वाले प्रश्न में? अभी ये खत्म करने के बाद आपके डाउट भी पूछ लूंगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। लुंठित है, किसने लिख दिया? हाँ, कौन सा लुंठित है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो पढ़ा है जिसने तो वो तो बता ही देगा। नए प्रश्न में थोड़ा सा वो होगा तो मुझे चेक भी करना है नए प्रश्नों से, तो चलो मैं बता देता हूँ। बड़ा सही पहचाना तुमने तो। र पार्श्विक नहीं है, क्योंकि पार्श्विक तो ल है। क्या है ला? ये वर्ण पढ़ने पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा देखेंगे कई बार ना, ये ना करके ना कुछ क्लासेस लाऊंगा मैं वर्ण पे, ठीक है ना। ये पार्श्विक ल होता है आधा है ऐसे करके, पर जो र है ना, रा होता है रा प्रकंपित पार्श्विक वर्ण, गलत है ना। रा जो है, मैं सिर्फ इसे ही बता रहा हूं, रा नहीं सॉरी, हाँ रा जो है, ल जो है वो पार्श्विक है, पर रा क्या है? रा लुंठित है। कौन सा? लुंठित। ऐसा वर्ण जो लुढ़क कर बोला जाए। लुढ़क कर कैसे? कि जब मैं र बोलूं तो देखिए, र बोला ना तो जीवा ऊपर करके लुढ़क कर आती है। र नहीं नहीं, लुढ़क कर नहीं, रा माने लुंठित माने जो लुढ़क कर बोला है। जैसे बोलूंगा ना र, ऐसे लुंठित बोल जाते हैं इसे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जीवा से। तो ये पार्श्विक है। द स्पर्श है, मालूम है तुम्हें? अरे ठीक, नो आइडिया। तो चलो मैं आइडिया बताता हूँ शुरू से। देखिए इसका उत्तर ना, देखिए ये सही है रहा, इतना ध्यान रखना तुम लोग। क्या हो रहा है? चलिए मिटा दो पहले। देखो सुनो भाई, देखिए रा कौन सा याद रखोगे? रा को दो नाम से जानते, पार्श्विक तो ये हो गया, ये लुंठित है, लुंठित। और लुंठित ना आए तो एक ध्यान, प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं, जो कंपन से बोला जाए। जैसे तुम बोलोगे ना र, तो ये है। लेकिन लुंठित माने कि जब जीभ कई सारी बार होकर लुढ़कती रहे, उसे कहते हैं रा। तो लुंठित भी है और एक है प्रकंपित, ऐसे याद रखो, प्रकंपित, ठीक है ना, प्रकंपित जिसमें कंपन सी हो, र ऐसे। द स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? कि जब जीभ तालवे कंठ मूर्धा से स्पर्श करती है। जैसे देखिए ट ठ ड ड स्पर्श कर रही है ना। स संघर्षी कैसे है? देखिए स है ना, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूं, एक श है, एक श है, एक स है और एक हा है। इनको ना हम ऊष्म भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऊष्म। कि ऐसे व्यंजन जिसको बोलते समय इतना संघर्ष होता है, इतनी रगड़ होती है कि ऊष्मा से निकलने लगती है गर्मी। लेकिन क्योंकि इनमें रगड़ होती है, संघर्ष होता है, तो इसे एक नाम से और जानते हैं, संघर्षी। ठीक है। सारे कौन कौन से संघर्षी, कौन कौन से व्यंजन होंगे? श, श, स, हा, ये सारे संघर्षी हैं। द स्पर्श है, लेकिन कहां से? जैसे ही व्यंजन शुरू करोगे क से लेकर मां तक के सारे क्या है? स्पर्श, क्योंकि स्पर्श करके बोले जाते हैं। एक है र, रा है लुंठित और प्रकंपित वर्ण माना जाता है। ठीक है। जबकि पार्श्विक जो होगा वो ला होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है। आज सुबह भी बताया था पार्श्विक क्या है, कि जैसे ही वर्ण बोला जाए तो पार्श्व से वायु निकल जाती है। जैसे मैं कहूँ ला, तो बीच के से ना ये जो साइड्स होती है वहां से हवा निकल जाती है, पार्श्व से, बगल से, है ना, तो उसे हम पार्श्विक कहते हैं। तो ल पार्श्विक है, बाकी लुंठित और प्रकंपित याद रखना, ये नहीं है। एक चीज इसमें और बाकी है, सुनो भाई, ड़, इसे देखिए ड़, कभी भी तुम्हें ये ध्यान दे, ड़, इसे सुनो, इसे दो नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना, मैं ये भी बता दे रहा हूं। नहीं डी तो हो गया बेटा, डी आंसर दे दिया, इसे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी ध्यान रखना, संघर्षी कहते हैं, संघर्षी को एक नाम से किससे जाना गया? ऊष्म। तो शा ऊष्म व्यंजन भी, और ऊष्म चार हैं, तुम ध्यान रखना। द स्पर्श है, पर ऊ, इसे जितने स्पर्श व्यंजन है वो 25 हैं, 25 अल्फाबेट हैं, क से लेकर मां तक, द उसमें आता है। पार्श्विक भी मैंने क्लियर कर दिया, ला होता है पार्श्विक, पर रा जो होता है वो लुंठित माना गया है, प्रकंपित माना गया। आप देखिए ड़, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। एक ड़ और एक अढ़, सुनिए भाई, ये दो वर्ण को किस नाम से जाना गया? उत्क्षिप्त। इसका भी अर्थ बता रहा हूं, या इसे कहते हैं द्विगुण। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? कि ऐसा अल्फाबेट जो बोलते समय टच तो करता है ऊपर, जैसे अढ़, जो कहीं ना कहीं जीभ को, अलग तरीके से बताऊं, जो जीभ को सिकोड़ कर
बाहर फेंके ऐसे वर्ण को, जैसे ड़ अड़ उसे कहते हैं, ठीक है ना, तो द्विगुण कहते हैं। और इसमें दो गुण कैसे दिखता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ड नहीं ड़ के साथ आ का भी साउंड होता है, इसमें द्विगुण भी दिखता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अड़ा और अढ़ा ये क्या माने जाते हैं, उत्क्षिप्त, ठीक है ना। ऐसे भी कर लो आप, ये ठीक करवा दो। क्या बेटा क्या ठीक कराऊं? पहले ये बताइए आपको सीरियसली, आपको क्लास पसंद आई? मैंने अपनी क्लास यहाँ वाइंड अप करी, इसमें दो बात और करूंगा अभी मैं। पहले बताइए मुझे, अब बताइए पहले आप, सबसे पहले बताइए क्या क्लियर है र? इन सबको पहचानना है, ये वर्ण पे एक बार क्लास लेके आऊँगा तुम्हारे लिए मैं, ठीक है ना। सर आप नोटिफिकेशन नहीं आते, अब मेरा भाई मैं तो मेरी क्लास रखी जाती है, कई बार गूगल नहीं देता या यूट्यूब पर नहीं देता हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आ गई सभी सारे? मैं सोच रहा हूँ अगली बार कि मैं एचटेट के, आज भी प्रश्न रखे मैंने 7-8, तो एचटेट के प्रश्न तो लाऊंगा ही भाई मैं, ठीक है ना। और इसे याद ही कर लेना तुम, पर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं तुम्हें याद हो ये भी र ल। अगली बार फिर मैं एक बार लुंठी तीस पर लाऊंगा, तो शुरू में ही रख दूंगा वो प्रश्न, तो ज्यादा समझा दूंगा, ठीक है ना। सेशन सही रहा है या नहीं है? ऐसे ही मेरे से शुरुआत तो इन्होंने करा दी, पर मैं कह रहा था देख लो भाई हिंदी बेड़ा गर्क भी कर देता है। चलिए बहुत अच्छी क्लास थी, तो चलिए ऐसे क्लास है। और सुनो, शुरुआत कर दी हमने एचटेट के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं, एक आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए भी हमने शुरू की है क्लास, वो भी देखो। चलिए वेरी नाइस नाइस। तो मिलेंगे भाई अगली बार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कैसे शुक्रिया अदा करें कि आप हमारी क्लास में आते हैं, ठीक। ऐसे ही आते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिखो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नाम पढ़ूँ मैं आपके, कौन कौन है? सरिता हैं, विनय हैं, देखे तो सही, मिल तो लें आप जैसे बच्चों से। अब तो रोज ही क्लास लाएंगे आपको, एक सुबह भी लाते हैं दमदार 10 में, पर सुबह में तो तुम लोग मेरे से ना कई बच्चे तो जाने लगे, पता नहीं क्यों। भाई प्रश्न तो तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, नाम पढ़ता हूँ, देखें कितने जाएंगे। पूजा है, पूजा डाबर, पूजा है, शाहिल है, चलिए नाम पढ़ दें। कविता है, साहिल, कविता, मधुराज। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो और तुम जल्दी से निकल जाते हो, क्यों भाई? जब तुमसे बात करने वाली बात होती है तब तुम निकल लेते हो, है। नैन्सी, जिजीविशा, ये तो मैं जानता हूँ जिजीविशा जी को। दीपक, दीपिका, सवनिका, सोनिका भी है। रेनू तो सुबह भी आती हैं, ठीक है, वेरी गुड। वंदना गोयल, वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शीतल है, मैं नाम देखो, हर्षित है, अमित है, पिंकी है, प्रवीण है, सुधांशु जी हैं, अनु है, ज्योति है। अरे इतनी स्पीड से मेरी तो आंखें भी नहीं चल रही। हर्षित है, ऋचा है, मयंक, वेरी गुड, शाबाश। अमित, अंकित, कोमल। चलिए भाई बहुत बहुत स्वागत, दिल के पास हो तुम मेरे। चलिए ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बढ़ाएंगे, ऐसे ही आपका एग्जाम निकालेंगे, ठीक है ना। मेहनत करेंगे, आप भी पास होंगे। चलिए भाई, जय हिंद, शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका। चलिए बाय। चार तो